एक कहानी है 1912 के पहले की। जर्मनी के एक प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था वैगनर। वे अपनी प्रतिभा के दम पर जगह जगह जाकर के वहां के जलवायु के बारे में पता करते थे। एक समय क्या हुआ, 1912 के पहले वे अंटार्कटिका क्षेत्र पर पहुंच गए। यदि बात करें हम अंटार्कटिका महाद्वीप की, तो वर्तमान में अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति, वहां का जो टेम्परेचर होता है हमेशा -40 डिग्री, -50 डिग्री, -90 डिग्री के अप्रोक्सीमेट होता है, जहां पर किसी भी प्रकार का जीवन या किसी प्रकार की वनस्पति मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसी के आधार पर उन्होंने पता लगाने की कोशिश की अंटार्कटिका महासागर में कि आखिर पुराने परिवेश में वहां का एटमॉस्फेयर किस प्रकार था। तो इस कहानी को जानने के लिए उन्होंने वहां पर ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया, खुदाई करना स्टार्ट किया, और खुदाई करने के पश्चात उनको वहां पे ये मिला कि वहां पे कुछ ऐसे वनस्पति थे और वैसे कुछ प्रोडक्ट उनको मिले जो कि वर्तमान परिवेश से अमेरिका, भारत और अफ्रीका के स्थान पे जो वनस्पति पाए जाते थे उसके रिगार्डिंग उनको चीजें वहां पर देखने को मिली। इसी के आधार पर उन्होंने देखा और अपना थोड़ा माइंड लगाकर कि ये सोचा कि आखिर यहां पे जब इतना -40 डिग्री, -50 डिग्री टेम्परेचर है, तो आखिर इस क्षेत्र में ये वनस्पति किस प्रकार से आई और किस प्रकार से यहां पर उनका आधिपत्य कायम हुआ। इसी सिलसिले को जानने के लिए उन्होंने 2 तर्क पब्लिश किए, जिसमें उन्होंने सोचा कि या तो यहाँ पे जलवायु का कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, या यहाँ पर उपस्थित जितने भी कॉन्टिनेंट थे, जितने भी महाद्वीप थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए। और धीरे धीरे जाकर के इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और उन्होंने ये पाया कि एक्चुअली में वहां पे जितने भी महाद्वीप थे उनका अलग अलग विस्थापन हुआ था। तो उन्होंने इस आधार पर एक थ्योरी दी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ऑफ ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको अपन बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से यह बताया था कि जब बहुत सारे बड़े बड़े महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो महाद्वीप का जो समूह था उनको उन्होंने पेंजिया नाम दिया, और वो जितने भी महाद्वीप थे तो आजू बाजू बहुत बड़े बड़े विशाल महासागर से जुड़े हुए थे। जिन महासागर से वे जुड़े हुए थे महाद्वीप, उस महासागर को नाम दिया उन्होंने पैंथेलिसा। पैंथेलिसा और पेंजिया दोनों के बीच में उन्होंने निष्कर्ष निकाला और उन्होंने ये बताया कि जब प्रकृति में 300 मिलियन वर्ष पूर्व जब जितने भी महाद्वीप थे उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा के कारण वहां पे एक महान विस्फोट हुआ, और ऐसी प्रक्रिया संपन्न हुई जिसके कारण जितने भी वहां पे कॉन्टिनेंट थे वे अलग अलग जाकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के विस्थापित हो गए। जो कॉन्टिनेंट उत्तर क्षेत्र की ओर गए थे उनको नाम दिया उन्होंने अंगारा लैंड, और जो महाद्वीप दक्षिण की ओर विस्थापित हुए थे साउथ रीजन की ओर, उन्हें नाम दिया उन्होंने गोंडवाना लैंड। और उन्होंने ये बताया कि जो हमारा जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। इसी के आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश की, और जो ये थ्योरी थी 1924 में प्रतिस्थापित की गई। तो आइए दोस्तों, इसी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वर्तमान में मध्य प्रदेश आखिर कौन सी कॉन्टिनेंट का एक भाग है, और आखिर में इसकी जो वर्तमान स्थिति है, पोजीशन, वो कहां पर बिलोंग करती है। तो आपके सामने मैंने यहां पे एक छोटा सा एक मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ किया है, तो आप इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। आइए, तो माय डियर, मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जैसे कि ये आपका क्या था, अंदर पे ये छोटे छोटे बड़े बड़े ये पूरे के पूरे महाद्वीप बने हुए थे जो कि एक दूसरे से आपस में मिले हुए थे। तो इनका नाम दिया था इन्होंने क्या, पेंजिया नाम दिया था। क्या दिया था ना माय डियर, पेंजिया। और ये जो पेंजिया था ये आजू बाजू से एक वृत्त महासागर के माध्यम से जुड़ा हुआ था। इस वृत्त महासागर को उन्होंने नाम दिया था पैंथेलिसा। क्या नाम दिया था, पैंथेलिसा, राइट। अब क्या हुआ था कि पृथ्वी के ऊपर उपस्थित चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण इनके बीच में क्या हुआ, यहाँ पे विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के पश्चात ऊपर वाला जो रीजन था, इनको जब विभाजित हो गए तो ये जो उत्तर वाला जो रीजन था इसको नाम दिया इन्होंने अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला जो साउथ का रीजन था उसको नाम दिया उन्होंने गोंडवाना लैंड। और उन्होंने ये बताया कि जो वर्तमान में जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। चलिए, अब हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का विस्थापन किस प्रकार से हुआ है। तो आप सभी हेडिंग डालेंगे एक्सटेंशन ऑफ एमपी।
एक्सटेंशन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का विस्थापन। यदि हम मध्य प्रदेश के विस्थापन की बात करें या मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में यदि हम निष्कर्ष निकालें तो हमको एक चीज समझ आती है कि यदि किसी भी क्षेत्र की यदि हमको पोजीशन निकालना है तो हम पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से उसकी स्थिति का अवलोकन करते हैं। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ पेश करना जा रहा हूं, इसको आप देखिएगा। यहां पे मैंने आपके सामने बनाया सर्कल। क्या बनाया मैंने यहां पे? सर्कल, गोला बनाया। और इस गोले को मैंने यहां पे दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो माय डियर, ये जो बीच से एक रेखा जा रही है, ये एक अर्थ को, एक गोले को दो बराबर भागों में, इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। तो इसको मैं नाम दूंगा गोलार्ध, जिसको मैं बोल सकता हूं इंग्लिश में हेमिस्फीयर। तो ये क्या कहलाया आपका? गोलार्ध, राइट। अब गोलार्ध यहां पे मैंने नाम दिया इसको, सपोज यहां पे 0 डिग्री था। अब ये जो बीच से जो रेखा जाती है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है, यही हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है, राइट। या इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा क्या कहलाती है कि जब भी किसी भी पृथ्वी को दो इक्वल भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा होती है, हमारी जो लाइन होती है, वही हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। अब इसी को आगे समझने के लिए मैंने इसके मिडिल पॉइंट से यहां से एक रेखा और यहां पे खींच दिया। तो ये रेखा जो इसको सेंटर पॉइंट से डिनोट कर रही है, मतलब ये वाली जो रेखा कहलाती है, वाला जो पॉइंट, ये कहलाती है हमारी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा। तो यदि आपसे डेफिनेशन पूछता है कि देशांतर रेखा क्या होती है, तो सिंपल से याद रखिएगा कि दो देश के मध्य की जो दूरी को नापने के लिए जिस रेखा का प्रयोग किया जाता है, मतलब दो देश के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। और यदि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे तो यही हमारी कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा। अब हमको एक चीज यहां पर समझ आता है कि आप सभी जानते हैं ग्लोब के माध्यम से यहां पे हमारा इंडिया विराजमान है। क्या है यहां पे हमारा? इंडिया, भारत। यदि हम भारत के लोकेशन की बात करें, ठीक है, भारत के यदि हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारी जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा के हमेशा यदि मैं बात करूं, ये जो अक्षांश रेखा है और ये जो आपकी देशांतर रेखा है, तो हम यदि इंडिया की लोकेशन जानने की कोशिश करें तो हमेशा जो हमारा जो भारत है, वो ये जो देशांतर रेखा है उसके ईस्ट में विराजमान है। ठीक है, कहां पे है? ईस्ट में विराजमान है। और आगे मैं समझने की कोशिश करूं, ये जो आपकी अक्षांश रेखा है उसके हमेशा ये नॉर्थ पे स्थित है। किस पे स्थित है? नॉर्थ पे। तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं जो वर्तमान में जो भारत की स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो नॉर्थ ईस्ट में विराजमान है, राइट। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, यदि हमको ग्लोब के माध्यम से भारत की स्थिति का पता लगाना है तो हमारा जो भारत है वो हमारी देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा के ईस्ट में विराजमान है। और जब हम अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो उसके नॉर्थ पर विराजमान है। इससे क्या क्लियर हुआ कि हमारे जो भारत की जो एग्जैक्ट लोकेशन है इंडियन, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट पर विराजमान है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सभी को पता है, कल मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो मध्य प्रदेश की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, किसकी? मध्य प्रदेश की, वो हमारे इंडिया के बीचों बीच में पाई जाती है, जिसलिए हम उसको हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो हमारे इंडिया का एक भाग है। तो हमारे इंडिया की जो लोकेशन होगी, जो स्थिति होगी, वो हमेशा क्या होगी माय डियर? नॉर्थ से ईस्ट की ओर होगी, राइट। चलिए, अब उसी के माध्यम से मैं अब आपको यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के मैप में आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा कि आखिर मध्य प्रदेश का विस्तार कैसे हुआ था। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यदि मैं मध्य प्रदेश की लोकेशन की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश का ये पूर्व हिस्सा हुआ, ठीक, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर, और ये क्या हुआ आपका? दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये वाला आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये आपका क्या कहलाएगा? साउथ। यदि मैं इस मैप के माध्यम से समझाने की आपको कोशिश करूं तो इसका जो है सबसे जो निचला वाला भाग दिख रहा है माय डियर, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे नीचे वाला जो भाग कहलाता है, जो कि आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण में दिख रहा है, ये हमारा यहां से जो रेखा गुजरती है, ये गुजरती है यहां से 21 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, यहां पे एक हमारी लोकेशन स्थित है जिसको बोलते हैं अपन 21 डिग्री 6 मिनट, जिसको मैंने नाम दिया यहां पे नॉर्थ लेटिट्यूड। नॉर्थ लेटिट्यूड, ठीक है, यहां से जो रेखा जाती है हमारी, ये कहलाती है आपकी नॉर्थ लेटिट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा।
दोस्तों इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको एक चीज और समझाया था कि यहां से अपन को किसी भी देश की यदि स्थिति निकालना है या किसी भी जगह की हमको पोजीशन बताना है तो हमको दो चीजों का बेसिक नॉलेज होना अति आवश्यक है। एक हमारा लॉन्गिट्यूड और एक होता है लेटीट्यूड। ये कहलाती है आपकी क्या, लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, और ये कहलाती है आपकी लेटीट्यूड। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई भी प्लेन चलता है तो उसमें दो प्रकार की डायरेक्शन होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूड होती है और दूसरी होती है आपकी लेटीट्यूड। ये क्या करती है? आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोशिश करती है कि आखिर किस उस प्लेन को कौन सी जगह पर जाकर के शिफ्ट करना है। सपोज यदि मैं आपको एक बात बताना चाहूं, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश इंडिया में मोदी जी ने फ्रांस से एयरक्राफ्ट मंगाया था, ठीक है, दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए या उनके बंकर को नष्ट करने के लिए। तो यदि उसमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने की कोशिश करता है कि आखिर बम या गोले मिसाइल कहां पर सेट करें ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर के उसको क्या करे, हिट करने की कोशिश करे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि अपन को स्थिति के बारे में अवलोकन लगाना है तो हमको उसकी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशन के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है, राइट। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो यदि हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो मध्य प्रदेश को जो दक्षिणी पॉइंट है, यहां से जो रेखा गुजरती है वो कहलाती है नॉर्थ लेटीट्यूड रेखा, जिसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं? अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो अपन को लेटीट्यूड की डायरेक्शन जो मिलती है वो मिलती है 21 डिग्री 6 मिनट, राइट। और उसी प्रकार से यदि मैं इसके मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में देखने की कोशिश करूं तो यहां पे जो मेरा जो टाइम डिफरेंस दिखता है यहां पे वो दिखता है हमको 26 डिग्री 30 मिनट का, ठीक। यहां पे कितना अपन को टाइम पीरियड दिखता है? यहां पे 26 डिग्री 30 मिनट। तो यदि मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा माय डियर? नॉर्थ लेटीट्यूड। क्या कहलाएगा? नॉर्थ लेटीट्यूड। तो हमको एक चीज समझ आया कि जो हमारा जो मध्य प्रदेश का जो मैप होता है उसके यदि मैं उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के जो हमको जो लोकेशन दिखती है यहाँ पे लेटीट्यूड की, अक्षांश रेखा की, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिखता है अपन को 21 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पे दिखता है अपन को 26 डिग्री 30 मिनट। और यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका मिलता है बुरहानपुर। कौन सी सिटी मिलती है अपन को? यहाँ पे बुरहानपुर जिला मिलता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है तो आप क्या बोलेंगे? बुरहानपुर स्थित है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे 26 डिग्री 30 मिनट की तो ये भी हमारा क्या कहलाता है? नॉर्थ लेटीट्यूड कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमको जो जिला मिलता है वो हमको मिलता है यहाँ पे मुरैना। तो आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर में मुरैना जिला स्थित है। कौन से लेटीट्यूड में है? 26 डिग्री 30 मिनट। और मैं बात करूं यहां से 21 डिग्री 6 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट के बीच में, यहां पे जो हमको यहां से इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको हमेशा यहां पे 605 किलोमीटर का मिलता है। कितने किलोमीटर का मिलता है माय डियर? यहां पे 605 किलोमीटर का। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण, ठीक, उत्तर से दक्षिण के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलते हैं यहां पे 605 किलोमीटर का डिफरेंस हमको मिलता है। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र की तो यहां पे जो हमको जो पॉइंट देखने को मिलता है, यहां से जो रेखा जाती है इसको हम बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कौन सी रेखा बोलते हैं माय डियर? यहां पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहां पे जो हमको दिखता है पोजीशन वो दिखता है 82 डिग्री 48 मिनट। कितना है यहाँ पे? 82 डिग्री 48 मिनट। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के पूर्व में तो यहां पर जो हमको जिला देखने को मिलता है वो हमारा यहाँ पे सिंगरौली देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सिंगरौली। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है तो माय डियर आप बोलेंगे सिंगरौली, जहां पे कितनी टाइम डिफरेंस मिल रहा है? यहाँ पे 82 डिग्री 48 मिनट, राइट। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी भाग की तो यहां से जो हमको एक रेखा गुजरती हुई नजर आती है ये भी हमारी ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यदि मैं इसकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो ये हमारी क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। यहां से गुजरती हुई देशांतर रेखा नजर आती है। यदि मैं इसमें टाइम डिफरेंस की बात करूं तो यहां पे जो हमको बनता हुआ नजर आता है 74 डिग्री 9 मिनट, राइट।
ठीक है, चलिए। और यहाँ पे जो हमको जिला देखने को मिलता है ये हमारा अलीराजपुर स्थित है। कौन सा स्थित है? अलीराजपुर। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में और पश्चिम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट विराजमान है। तो माय डियर, मध्य प्रदेश के पूर्व में आपको सिंगरौली मिलता है और मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में आपको क्या मिलता है? यहाँ पे अलीराजपुर। अब आपके मन में एक दिमाग आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों लिखे, आपको यहाँ पे क्या लिखना था? पश्चिम लिखना था। तो मैं आपके दिमाग में एक चीज फिट करना चाहूंगा। मैंने आपको बताया कि हम इसको ग्लोब के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं और ग्लोब के माध्यम से जो स्थिति दर्शाई गई है वो हमेशा ईस्ट से नॉर्थ की साइड है। किस साइड है माय डियर? मैंने आपको बताया ईस्ट से नॉर्थ की साइड है। इसलिए हम यहाँ पे जो मेजरमेंट कर रहे हैं ईस्ट और नॉर्थ के आधार पर कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन से जिले विराजमान है, तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व में सिंगरौली, राइट। पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे क्या है? अलीराजपुर जिला देखने को मिलता है। यदि मैं इसके उत्तर की बात करूं, ठीक, तो यहाँ पे हमको मुरैना डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है और मैं इसके दक्षिण की बात करूं तो यहाँ पर हमको बुरहानपुर देखने को मिलता है, राइट। यदि मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम के बीच में टोटल दूरी कितनी है, तो माय डियर मैं आपको बताना चाहूंगा यहां से यहां तक की टोटल दूरी 870 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है? 870, ठीक है, चलिए, राइट। चलिए, तो मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश किया जो हमारा जो मध्य प्रदेश होता है ये कहलाता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट से वेस्ट की जो टोटल दूरी मैंने आपको बताया ये कहलाएगी आपकी 870 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ की जो टोटल दूरी है वो कितने किलोमीटर है माय डियर? मैंने आपको बताया 605 किलोमीटर। तो इसको आप लोग ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे हम यदि समझने की कोशिश करें तो हम यहां पर समझ सकते हैं कि आखिर अब एग्जामिनर यहां से एक क्वेश्चन आपको पुट कर सकता है कि जो आपका जो मध्य प्रदेश का नक्शा है उसमें जो आपकी जो यहाँ पे जो लेटीट्यूड दी गई है, रेखाएं दी है, देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा के पॉइंट दिए गए हैं 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट, तो इनके बीच में टोटल टाइम डिफरेंस कितना है? तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट तक के इनके बीच में जो हमको जो टाइम डिफरेंस दिख रहा है, तो आप इसको इससे घटाने की कोशिश करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलता है लगभग 8.5 मिनट का टाइम डिफरेंस दिखता है। कितने मिनट का टाइम डिफरेंस दिखता है? 8.5 मिनट का। 8.5 मिनट का देशांतरी अपन को यहाँ पे क्या दिखता है? विस्थापन देखने को मिलता है। तो यदि आपको एग्जामिनर पूछता है कि इनके बीच में टोटल टाइम कितने मिनट का अंतर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो लॉन्गिट्यूड के मध्य जो टाइम डिफरेंस होता है वो 2 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? हमेशा 2 मिनट के होता है। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे थे कि 82.48 से लेकर के 74 डिग्री 9 लॉन्गिट्यूड के मध्य का यदि मैं अंतराल निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे टोटल मिलता है मेरे को 8.5 लॉन्गिट्यूड। तो मैंने आपको बताया कि एक लॉन्गिट्यूड दो लॉन्गिट्यूड के मध्य 2 मिनट का समय अंतराल रहता है। तो इसमें जब मैं इसका गुणा करता हूं तो इसमें लगभग जो अंतर आता है वो मेरा आता है 34 मिनट लगभग, राइट। तो यहाँ पे जो हमको टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है लगभग 34 मिनट का देखने को मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि इनके बीच में दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो समय अंतराल मिलता है वो कितने डिग्री का मिलता है? कितने मिनट का? 34 मिनट का। तो इससे हमको एक चीज समझ आता है कि मध्य प्रदेश में जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले आपका सिंगरौली में होता है। कहां पर होता है सबसे पहले सूर्योदय? सिंगरौली में। और उसके 34 मिनट बाद या 30 मिनट के बाद आपको सूर्य उदय अलीराजपुर पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो सूर्य की किरण जो हमारे मध्य प्रदेश में पहुंचती है वो सिंगरौली जिले पर पहुंचती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 30 मिनट या 32 मिनट या 34 मिनट के बाद वो अलीराजपुर में वहां पे सूर्य देवता अपन को विराजमान नजर आते हैं, राइट। तो यहां से अपन ने समझने की कोशिश की कि दो देशांतर के मध्य जो टाइम डिफरेंस होता है वो टोटल लगभग 34 मिनट का होता है, जिसके कारण सूर्य की किरण वहां पर पहुंच पाती है, राइट। चलिए यहां तक कि आपने समझने की कोशिश किया, ठीक है। चलिए अब आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से जो हमको जो रेखा नजर आती है ए वाले पॉइंट से यहां तक की, तो ये हमारी कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहलाती है माय डियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब क्या होता है? इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा का मतलब क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध का वह अधिकतम बिंदु
अधिकतम क्षेत्र जहां पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट लंबवत पहुंचती है वही हमारी क्या कहलाती है, कर्क रेखा कहलाती है, राइट। यदि मैं इंग्लिश की बात करूं तो द अपर लिमिट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर वेयर सन रेज रीच परपेंडिकुलर दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब कि ऐसा क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरण डायरेक्टली लंबवत पहुंचने की कोशिश करती है वही हमारी क्या कहलाती है, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि आपके मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर के पश्चिम तक के जो कर्क रेखा आपकी गुजरती है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर के गुजरती है, पहला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा जो कर्क रेखा होती है हमारी वो 14 जिलों से होकर के गुजरती है, राइट, ठीक है, गॉट इट। जो कर्क रेखा होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। यदि मैं इन जिलों के नाम लिखना चाहूं तो यहां पे सबसे पहले जो देखने को मिलता है यहां से, तो यहां पे आपको दिखता है रतलाम। क्या दिखता है माय डियर, यहां पे रतलाम। मैं यहां पे 14 जिलों का नाम लिख देता हूं। रतलाम के बाद यहां पे जो आपको देखने को मिलता है ये कहलाता है आपको उज्जैन क्षेत्र। कौन सा कहलाता है, उज्जैन। उज्जैन के बाद यहां पे अपन को जो रीजन मिलता है वो मिलता है आगर मालवा। क्या मिलता है यहां पे मुझे, आगर मालवा। आगर मालवा से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपका यहां पे मिलता है राजगढ़। क्या मिलता है माय डियर, राजगढ़। राजगढ़ से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहां पर हमको दिखता है सीहोर। क्या दिखता है माय डियर, सीहोर। सीहोर से यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहां पे जो लोकेशन स्थित है ये हमारा भोपाल है, ठीक है, भोपाल। भोपाल से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो इसी के जस्ट बगल में विदिशा। विदिशा के बाद यहां पर मिलता है हमको रायसेन। क्या मिलता है यहां पे, रायसेन। और रायसेन से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो मैं इधर पर लिख देता हूं आपके सामने। रायसेन के बाद जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है हमको सागर। सागर, सागर के बाद हमको देखने को मिलता है दमोह। दमोह, दमोह के बाद देखने को मिलता है यहां पे जबलपुर। जगह का अभाव होने के कारण ये मैप भर चुका है, लेकिन आप याद रखिएगा सीक्वेंस, ठीक है। सागर के बाद कहां गए, दमोह। दमोह के बाद कहां गए, जबलपुर। जबलपुर के बाद हम जाते हैं कटनी। कटनी के बाद जाती है रेखा उमरिया और उमरिया के बाद पहुंचती है हमारी शहडोल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कर्क रेखा होती है 14 जिलों से होकर के हमारी गुजरती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो आपको एक चीज यहां पर समझ आ गया कि जो कर्क रेखा है हमारी वो पूर्व से पश्चिम की ओर जब मध्य प्रदेश के नक्शे को, मध्य प्रदेश को 14 जिलों से होकर के गुजरती है। तो यहां पे इस प्रकार से आपकी लोकेशन दी हुई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां तक के समझने की कोशिश किया होगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक